हेलो एवरीवन, कैसे हैं सारे बच्चे। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे एंड बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हैं। आज की क्लास में हम यहाँ पे लेक्चर नंबर 6 पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि कैसे ओवरियन फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है। अब आज की क्लास में हम देखेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है और किस तरीके से ये दोनों आपस में कोरिलेटेड होता है। सबसे पहले तो मेंस्ट्रुअल साइकिल समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल, लेकिन उसके पहले एक टॉपिक हमने लास्ट क्लास में किया था कि फॉलिकल्स कैसे डेवलप होते हैं। इसमें हमने एक चीज पढ़ी थी कि ओवम एक्चुअली रिलीज नहीं होता। ग्राफियन फॉलिकल जो कि सबसे ज्यादा मैच्योर्ड फॉलिकल है, इस ग्राफियन फॉलिकल से रिलीज हो जाता है सेकेंडरी oocyte, और अब जो यहाँ पे बचता है उसको हम कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, ये चीज हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। लेकिन इस कॉर्पस ल्यूटियम का क्या होगा, कैसे होगा, ये सारी चीजें आज की क्लास में पहले देखेंगे, फिर उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे द फेट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। अब मैंने आपसे ये कहा कि फीमेल्स के अंदर जो गैमीट्स हैं वो जन्म से पहले ही बनने लग जाता है। उसके बाद बर्थ के बाद कुछ नहीं होता, प्यूबर्टी आने तक भी कुछ नहीं होता। जब प्यूबर्टी आ जाती है, उस प्यूबर्टी के बाद से मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है। हर महीने एक मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है। उस हर महीने में एक एग डेवलप होता है। अगर वहां पे स्पर्म आता है तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगी एंड द फीमेल विल बी प्रेग्नेंट, और उसके बाद उसकी प्रेगनेंसी 9 मंथ्स तक चलेगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, यानी अगर स्पर्म नहीं आता है, तो एग जो रिलीज हुआ है वो खराब हो जाएगा और नेक्स्ट मंथ दोबारा से एक रिलीज होगा। इसी तरीके से ये कहानी ऐसे ही चलती रहती है। हमने यहाँ पे एक चीज देखी थी कि ये जो ओवरी होता है, ओवरी में आपका प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी के बाद सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी के बाद टर्शियरी फॉलिकल, और टर्शियरी के बाद ग्राफियन फॉलिकल आया। अब इस ग्राफियन फॉलिकल के अंदर है सेकेंडरी oocyte। इस सेकेंडरी oocyte में मियोसिस 2 स्टार्ट तो हो चुका है, लेकिन एंड नहीं हुआ। मेटाफेज 2 में ये अरेस्टेड है। अब ये जब बेटा इससे रिलीज हो जाता है तो मेरे पास क्या बचता है, तब हमारे पास बचता है कॉर्पस ल्यूटियम। अब यहाँ पे ल्यूटियम की स्पेलिंग ठीक कर लेना, ये मैं कर देती हूँ, रुको। ये अपने पास यहाँ पे बचा। नाउ द फेट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। अब इसका आगे क्या होगा। सबसे पहले तो इसको कॉर्पस ल्यूटियम क्यों कहा, तो मैंने आपको बताया था कि ये मेरे पास टर्शियरी फॉलिकल है, उसके बाद ये ग्राफियन में डेवलप हुआ। तो ये कुछ इस तरीके का था बेटा। ऐसा था, ठीक है। अब इसमें से क्या होगा, इसमें से रिलीज हो जाएगा एग, इसमें से रिलीज हो जाएगा सेकेंडरी oocyte। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, मतलब मान लो मैं सेकेंडरी oocyte को यहां से ऐसा रिलीज कर रही हूं, ठीक है। दिस इज द रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल। तो ये मेरा ग्राफियन फॉलिकल है और ये मेरा रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल है, यानी ये रप्चर हो चुका है। अब यहाँ पे ये तो पहुंच जाएगा फैलोपियन ट्यूब में, ये तो निकल करके पहुंच जाएगा फैलोपियन ट्यूब में। इसके पास 2 लेयर होगी, एक इसके पास जोना पेलिसिडा लेयर और इसके पास एक और लेयर होगी जिसको हमने कॉर्ना रेडिएटा लेयर कहा था। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ लिया।
अब जब यहाँ से ये जो रप्चर फॉलिकल है, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बेटा जो ग्रैन्युलोसा सेल्स है वो मेरे और डिवाइड करते हैं, प्रोलिफरेट करते हैं, और यहाँ पे एक येलो जैसा सब्सटेंस क्रिएट करते हैं जिसको बोलते हैं ल्यूटिन। तो यहाँ पे क्या होगा, आफ्टर रप्चरिंग जो सेल्स होंगे वो और प्रोलिफरेट करेंगे और प्रोड्यूस करेंगे येलो कलर का सब्सटेंस जिसको हम कहते हैं ल्यूटिन। ठीक है, ये ल्यूटिन प्रोड्यूस करेंगे और इसी को अब हम कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। तो ये मेरे पास कुछ इस तरीके का मान लो, ऐसा ये रप्चर हो चुका है तो इसको मैं कॉर्पस ल्यूटियम कह रही हूं। सो इसके अंदर से रिलीज होगा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। सो ध्यान से सुनिए बेटा, सबसे पहले ग्राफिन फॉलिकल मैच्योर हुआ, उसमें से सेकेंडरी oocyte निकल गया। अब ये सेकेंडरी oocyte निकलने के बाद जो बच जाता है उसको बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, और इस कॉर्पस ल्यूटियम में से अब यहां से निकलेगा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। लेकिन कब तक, ये तो हमको नहीं पता बेटा। प्रोजेस्टेरॉन का फंक्शन होता है मेंटेन करना प्रेगनेंसी को। मैं यहां पे एक लाइन लिख रही हूं, यूटरस की लाइनिंग को थिक करना। अभी इसके आगे हम यही पढ़ने वाले हैं, यूटरस की लाइनिंग कैसे बनती है और कैसे ब्रेक भी होती है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है। अभी थोड़ा सा इसको शॉर्ट में समझो बेटे। यूट्रस के अंदर जो एंडोमेट्रियम मैंने आपको बनाई थी वो थिक होने लगती है, क्योंकि उसी के ऊपर जो एम्ब्रियो है वो अटक जाता है और वहां पे बेबी को पूरा न्यूट्रिशन मिलता है। सो ये जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है ये जब तक निकलता रहेगा कॉर्पस ल्यूटियम से, तब तक बेटा वो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग थिक होती रहेगी और तब तक यहाँ पे प्रेगनेंसी मेंटेन रहेगी। यानी 9 महीने तक कोई भी ब्लीडिंग नहीं होती, 9 महीने तक कॉर्पस ल्यूटियम से ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन निकलता रहता है। व्हाई? क्योंकि इट मेंटेन द प्रेगनेंसी। तो मेंटेन द प्रेगनेंसी का मतलब यही है कि अगर आपका एग फर्टिलाइज हो गया तो प्रेग्नेंट हो गए, और ये प्रेगनेंसी मेंटेन होती रहेगी, कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन निकलता रहेगा और वो लाइनिंग को थिक करता रहेगा। सो यहाँ पे इसका फंक्शन ये होता है। सो अब ये चीज समझने के बाद मेरे पास 2 केसेस आते हैं कि जो मेरे पास सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ उसके साथ 2 चीजें होने वाली हैं। एक, अगर वो फर्टिलाइज हो गया, सो अगर वो फर्टिलाइज क्या होगा बेटा, सो 9 मंथ्स तक कॉर्पस ल्यूटियम से रिलीज होता रहेगा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, क्योंकि वो प्रेगनेंसी को मेंटेन करता रहेगा। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि 9 महीने तक इसमें से प्रोजेस्टेरॉन निकलता रहे? हाउ इज इट पॉसिबल? इसके लिए एक और हार्मोन होता है एंड दैट इज HCG। यूटेरस में एक टिश्यू बनता है जिसको प्लासेंटा कहते हैं, उसी प्लासेंटा से एक हार्मोन निकलता है HCG हार्मोन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। अब इसको डिटेल में तो हम आगे पढ़ेंगे जब हम इम्प्लांटेशन करेंगे, अभी इसको बस थोड़ा सा समझ के छोड़ दो। तो मैंने क्या बोला, प्लासेंटा में से HCG which is human कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, यही बेटा जो HCG होता है यही मेंटेन करता है कॉर्पस ल्यूटियम को, यही कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है। तो एक्चुअली क्या होता है कि प्रेगनेंसी हो गई, यानी कि जब एग फर्टिलाइज हो जाता है तो उसके बाद प्लासेंटा भी बन जाता है 7 दिन बाद, और उस प्लासेंटा में से ये HCG निकलता रहता है। तो ये HCG यूट्रस पे पहुंचता है और यूट्रस में कॉर्पस ल्यूटियम के पास पहुंचता है। HCG के वहां पहुंचने की वजह से कॉर्पस ल्यूटियम में से प्रोजेस्टेरॉन निकलता रहता है और यूट्रस की लाइनिंग थिक होती रहती है। लेकिन ये तब होगा जब प्लासेंटा बनेगा,
यानी जब फर्टिलाइजेशन होगी। दूसरी कंडीशन मेरे पास क्या है कि अगर हमारे पास फर्टिलाइजेशन हुई ही नहीं, सो ये कॉर्पस ल्यूटियम 9 दिनों तक तो ये प्रोजेस्टेरॉन को निकलवाता है, लेकिन 9 दिन के बाद अगर इसके पास एससीजी नहीं आया, अब एससीजी तो नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि फर्टिलाइजेशन हुई नहीं, प्लासेंटा बना ही नहीं, तो बेटा कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट हो जाता है और वो बन जाता है कॉर्पस एल्बिकन्स। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूं कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो HCG नहीं होता, सो 9 डेज आफ्टर जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो डीजेनरेट हो जाता है और ये बेटा बन जाता है कॉर्पस एल्बिकन्स। कॉर्पस एल्बिकन्स में क्या डिफरेंस है? इसमें से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन नहीं आता। सो दिस इज द फेट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। क्लियर? अब ये मेरे यहाँ पे ये टॉपिक खत्म होता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज द मेंस्ट्रुअल साइकिल। सो व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द मेंस्ट्रुअल साइकिल? अब तक आपको काफी सारी चीजें तो समझ में आ ही चुकी होंगी, है ना? हमने बहुत सारी चीजें अभी तक समझ ली, सो इट इज इजी टू अंडरस्टैंड कि आगे मेरे पास क्या क्या प्रोसीजर होना है, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है। और बेटा ये थोड़ा सा आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है, यानी आप लोगों ने ये क्लास 10th में भी पढ़ा है, सो आई होप आप इसको समझे। सो देखिए, पहले तो मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड कुछ टर्म्स लिखते हैं और मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्या है उसको समझते हैं। सो व्हाट इज अ मेंस्ट्रुअल साइकिल? इट इज अ 28 डेज साइकिल। ये एक 28 दिन की साइकिल है जहां पे क्या होता है, देयर आर चेंजेस इन द ओवरी, चेंजेस इन द हॉर्मोन्स, चेंजेस इन द यूटेरस। क्या बोला मैंने? एक 28 डेज की साइकिल है जिसमें हॉर्मोन्स में चेंजेस आते हैं। अब बहुत सारे हॉर्मोन्स हैं भाई, देखेंगे कौन कौन से। यूटेरस में चेंजेस आते हैं, ओवरी के अंदर चेंजेस आते हैं, उसको बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड कुछ टर्म, जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसको कहते हैं मेनार्क, और जो लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसको कहते हैं मेनोपॉज। यानी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल आपकी खत्म हो जाती है, सीज हो जाती है, तो उस चीज को हम मेनोपॉज कहते हैं। ठीक है? अब यहाँ पे थोड़ा बहुत समझने के लिए what we will do is we will write few points. ठीक है? अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। होता यहाँ पे क्या है, we know that फीमेल के बॉडी के अंदर हर महीने एक मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। अब होता क्या है, अगर आपको याद हो, फीमेल्स की बॉडी के अंदर ओवरी में बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल्स बन चुके थे। कोई भी प्राइमरी फॉलिकल नया नहीं बनता पैदा होने के बाद। तो जब जो लड़की प्यूबर्टी की एज पे है, उसकी इस प्यूबर्टी की एज में उसकी हर एक ओवरी में 60 से 80 हजार के प्राइमरी फॉलिकल्स प्रेजेंट है। इन प्राइमरी फॉलिकल्स के अंदर प्राइमरी ओसाइट है जिसमें पहली भी मियोसिस अभी नहीं हुई, यानी गेमीट अभी पूरा नहीं बना। दीज आर द इमेच्योर एग्स। सो फीमेल की प्यूबर्टी के दौरान उसकी ओवरी में ऐसा केसेस है। अब होता क्या है बेटा, उसके बॉडी में स्टार्ट होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल। सो यहाँ पे जब उसके बॉडी में GnRH हार्मोन रिलीज होगा फ्रॉम दी हाइपोथैलेमस, ये पिट्यूटरी से आएगा और यहां से FSH और LH आएगा, तो लड़की की बॉडी में चेंजेस आएंगे। ये दोनों हार्मोन्स पहुंचेंगे ओवरी में। अब इसको स्टेप बाय स्टेप समझो। तो ये दोनों हार्मोन ओवरी में पहुंचे, ये सबसे पहली बार जब हुआ, ऐसा इमेजिन करो कि आप सब लड़कियां हो और आप 14 से 15 मतलब 12 से 14 साल की हुए और ये आपकी पहली बार आपकी बॉडी में ये हो रहा है। तो बॉडी के अंदर वो पहले से ही बना हुआ है क्या, 60 से 80 हजार प्राइमरी फॉलिकल।
अब हमारी बॉडी में क्योंकि हम मैच्योर हो रहे हैं तो GnRH हार्मोन आया, और GnRH हार्मोन से आया आपका पिट्यूटरी में गया, पिट्यूटरी से FSH आया, LH आया, और बेटा उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे ये रिलीज हो गया, तुम्हारे ओवरी तक पहुंचा। अब ओवरी से भी बाकी हार्मोन्स आएंगे। अब इनसाइड दी ओवरी क्या होगा, ओवरी के अंदर ये जो प्राइमरी फॉलिकल है ये मैच्योर होता है। अब आपको पता है जब प्राइमरी फॉलिकल मैच्योर होता है तो उसी के अंदर अंदर गैमीट भी बन रहा है। फाइनली जब ये ग्राफियन फॉलिकल तक पहुंचता है तो हमें पता है कि यहाँ पे सेकेंडरी oocyte रिलीज हो गया। सो नाउ वी नो कि फीमेल की बॉडी के अंदर जो फीमेल गैमीट है वो रिलीज हो गया, इट हैज रीच टू द फैलोपियन ट्यूब। तो हुआ क्या, ये जो सेकेंडरी oocyte है ये बेटा पहुंच चुका है फैलोपियन ट्यूब में। ये पूरी स्टोरी है, इसको अच्छे से समझो। फीमेल की बॉडी का जो गैमीट है वो पहुंच चुका है फैलोपियन ट्यूब के अंदर। इसी फैलोपियन ट्यूब में यहाँ पे स्पर्म आएगा। अब लड़की तो भाई 12 से 13 साल की है, तो अभी तो बेटा सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा नहीं। वो तो कब होगा, जब वो बड़ी हो जाएगी, मैच्योर हो जाएगी, शादी वादी हो जाएगी। इससे वैसे तो 18 साल की उम्र के बाद लीगल एज होती है, बट ठीक है, शादी वादी होगी, बड़ी बड़ी होगी। अब तब तक तो इस फैलोपियन ट्यूब में कोई स्पर्म नहीं आ रहा ना, आ रहा है कि नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। तो मान लो बेटा अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हो रहा है और यहाँ पे अगर स्पर्म की एंट्री ही नहीं हो रही तो क्या यहाँ पे बच्चा बनेगा? नहीं बनेगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन मान लो कि स्पर्म की अभी एंट्री हो जाती है, तो अब मैं यहाँ पे आपको बताती हूं कि मान लो यहाँ पे स्पर्म की एंट्री अगर हो जाती है, तो जब यहाँ पे स्पर्म की एंट्री होगी तो बेटा गैमीट का फ्यूजन होगा, और जब गैमीट का फ्यूजन होगा तो यहाँ पे जाइगोट बनेगा। यस और नो, सिंपल सा क्वेश्चन। जब स्पर्म की एंट्री हो गई, वो फैलोपियन ट्यूब के पास चला गया, अपने फीमेल गैमीट से मिला, और बेटा जाइगोट बनेगा। अब ये जाइगोट बड़ा होगा, तो आज जो हम इतने बड़े पैदा हो गए हैं, हम कभी ना कभी एक जाइगोट से ही तो आए थे। सो वी वर दिस वन सेल जाइगोट, बट आज हमारी बॉडी में मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ सेल है। छोटा बेबी पैदा होता है, उसकी बॉडी में सभी ऑर्गन्स है, सिस्टम्स हैं। सो वो कैसा हुआ, वो मदर की यूटेरस में डेवलप हो रहा है। सो जब बेटा जाइगोट बन गया, ये जाइगोट डिवाइड होगा और ये एम्ब्रियो बनेगा, और ये एम्ब्रियो अब डेवलप होगा। दिस एम्ब्रियो विल डेवलप इन द यूटेरस। तो इस चीज को समझो बेटा, फीमेल की बॉडी के अंदर क्या हो रहा है कि ये जो एम्ब्रियो है वो उसकी यूटेरस में डेवलप हो रहा है। अब यूटेरस इसके लिए कुछ तैयारी करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। सो ये यूटेरस क्या करता है बच्चे, ये करता है अपने आप को प्रिपेयर, इट प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के लिए ये अपने आप को प्रिपेयर करता है। और क्या प्रिपेयर करता है, इसकी जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है, तो यूट्रस की जो सबसे अंदर की लाइनिंग होती है उसको एंडोमेट्रियम लाइनिंग कहते हैं, वो बेटा थिक हो जाती है, और इसी एंडोमेट्रियम लाइनिंग में प्लासेंटा भी बनता है, और इसी प्लासेंटा से बच्चे को सारा न्यूट्रिशन मिलता है। तो ये हुई सारी कहानी कि लड़की हुई प्यूबर्टी की एज में, अब उसकी बॉडी में ये सारी चीजें होंगी। अब जब भी उसकी बॉडी में, अब मान लो मैं पहली सर्कमस्टांस ले रही हूँ, वैसे ऐसा नहीं होता, करना भी नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, पाप है भाई एक तरीके से, बट मान लो कि जो उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल हुई और बेटा जाइगोट बन जाता है। अब जब जाइगोट बनेगा तो एम्ब्रियो में डेवलप होगा, और इसकी डेवलपमेंट तो बेटा यूट्रस में होगी। अब यूट्रस में एंडोमेट्रियम की लाइनिंग ठीक हो गई, लेकिन ऐसा होता तो नहीं है ना, ये तो शादी के बाद होता है ना भाई। अभी क्या होगा, अभी ये जो लड़की है छोटी है, अभी उसकी बॉडी में स्पर्म एंटर नहीं किया। सो यहाँ पे अगर स्पर्म एंटर नहीं करता तो ना ही गैमीट का फ्यूजन होगा और ना जाइगोट बनेगा, ना यहाँ पे बनेगा एम्ब्रियो।
लेकिन यूट्रस को तो ये नहीं पता था। यूट्रस तो अपने आप को प्रिपेयर करे जा रहा था, एंडोमेट्रियम लाइनिंग को मेंटेन किया जा रहा था। अब ये एंडोमेट्रियम लाइनिंग का फायदा है? नहीं, कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि एम्ब्रियो तो बना ही नहीं। सो ये एंडोमेट्रियम लाइनिंग ब्रेक होने लगती है और इस चीज को हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। सो यहाँ पे मैं लिखूंगी कि यहाँ पे बेटा क्या हुआ, लाइनिंग तो बनी क्योंकि वो मेंटेन हो रही थी, लेकिन ये जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है ये ब्रेक होने लगती है एंड इट कम आउट एज ब्लड। तो क्या हुआ बॉडी के अंदर, वो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई लेकिन यूट्रस तो साथ साथ तभी डेवलप होने लग गया, तो यहाँ पे वो लाइनिंग अब टूट जाएगी क्योंकि बेबी तो बना नहीं। सो इट विल कम आउट एज ब्लड एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज मेंस्ट्रुएशन। तो इस चीज को समझो बेटा, मेंस्ट्रुएशन इज द ब्लीडिंग फ्रॉम द वजाइना एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल इज अ कंप्लीट साइकिल जहां पे ये सब कुछ हुआ। सो मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या हुआ, एग डेवलप हो रहा है, पहुंच रहा है फैलोपियन ट्यूब में, स्पर्म का वेट भी कर रहा है, और अगर स्पर्म नहीं आता है तो वो मर भी जाएगा, लेकिन अगर स्पर्म आता है तो उसके लिए यूट्रस की लाइनिंग बन भी रही है। लेकिन अगर स्पर्म नहीं आता तब ये लाइनिंग ब्रेक हो जाएगी और मेंस्ट्रुअल साइकिल वहां पे खत्म हो जाएगी और यहीं से दूसरी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। सो इसीलिए मेंस्ट्रुअल साइकिल की एक और डेफिनेशन, इट इज द साइकिल, इट इज द टाइम पीरियड बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव मेंस्ट्रुएशन, या मैं कह सकती हूं menstrual cycle is the period between one menstruation to the other menstruation is known as menstrual cycle. So now you have understood कि menstrual cycle actually क्या होती है। तो एक बार फिर से 2 लाइन में बोलूंगी, menstrual cycle फीमेल की बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं, गेमीट डेवलप होता है फीमेल का भी, और यूट्रस की लाइनिंग भी प्रिपेयर होती है। अगर स्पर्म नहीं आता तो ये लाइनिंग टूट जाती है एंड इट कम्स एट ब्लड। लेकिन अगर स्पर्म आ जाता है तो एंडोमेट्रियम लाइनिंग थिक हो जाती है, प्लासेंटा बन जाता है। तो जब तक बेबी डेवलप होगा यानी 9 मंथ्स तक, सो उस पूरे 9 महीने तक नो न्यू फॉलिकल विल डेवलप और नो न्यू मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मैंने क्या बोला, अगर तो एंडोमेट्रियम लाइनिंग थिक है, बेबी डेवलप हो रहा है, तो फिर 9 महीने तक बेबी को डेवलप होने में टाइम लगेगा और उस बीच कोई नया फॉलिकल डेवलप नहीं होगा, ना ही बेटा कोई नई मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगी। सो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और जब डिलीवरी हो गई तो फिर से मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मली स्टार्ट हो जाती है। क्लियर? ये मेरा यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट था। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन कौन से हार्मोन्स इन्वॉल्व है एंड देन उसके बाद देखेंगे कि कितने फेजेस होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के और कौन से फेज में एग्जैक्टली क्या होता है। तो सबसे पहले दी हार्मोन्स विच आर इन्वॉल्व। तो देखिए बेटा, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में 2 तरीके के हार्मोन इन्वॉल्व होते हैं। एक आपका कौन सा, जिसको हम कहते हैं दी ओवेरियन हार्मोन्स, ठीक है, और दूसरे जो हार्मोन्स होते हैं उसे कहते हैं पिट्यूटरी हार्मोन्स। एक है ओवेरियन हार्मोन्स और एक है पिट्यूटरी हार्मोन्स, यानी एक ओवरी से आते हैं और एक पिट्यूटरी से आते हैं। अब देखिए, पिट्यूटरी से हार्मोन्स कौन से आते हैं, यहां से 2 हार्मोन्स आते हैं, एक FSH। अब आप इसको नाम पता लगा कि क्यों इसको फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं, फीमेल की वजह से ही बेटा। और एक होता है LH, ये नाम भी इसलिए पड़ा है जिसे कहते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। अब
इनकी फंक्शंस क्या होते हैं? सो ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, ये ही फॉलिकल्स को डेवलप करता है, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्जरी, टर्जरी से ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, अब ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है, एलएचओ हार्मोन, जब बेटा एलएचओ हार्मोन बिल्कुल पीक लेवल पे होता है, सबसे ज्यादा होता है, तो ये ही बेटा ग्राफियन फॉलिकल में से उस टाइम पे रिलीज करवाता है सेकेंडरी oocyte को, और इस प्रोसेस को कहते हैं ओव्यूलेशन। तो ओव्यूलेशन का जो प्रोसेस है, दिस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। अब मेरे पास आते हैं ओवेरियन हार्मोन। तो ओवेरियन हार्मोन मेरे पास दो हैं जो ओवरी से आते हैं, एक ईस्ट्रोजन, अच्छा कहीं पे ईस्ट्रोजन की स्पेलिंग ओ से स्टार्ट कर लो, इससे एक ही बात है बेटा, और एक प्रोजेस्टेरोन। अब देखिए हम आगे ये भी पढ़ेंगे कि यूट्रस में से भी आते हैं, लेकिन ये ओवरी में से भी आते हैं। सो ये ईस्ट्रोजन हार्मोन इन डेवलपिंग फॉलिकल्स में से आता है, फ्रॉम डेवलपिंग फॉलिकल्स। और ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, ये कॉर्पस ल्यूटियम में से आता है, यानी जिसमें से सेकेंडरी oocyte निकल जाता है ग्राफियन फॉलिकल से, उसको कहते हैं। ये दोनों ही मिलके क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं प्रेगनेंसी को। कैसे? यूट्रिक्स की, वजाइना की, सर्विक्स की लाइनिंग को थिक करते हैं, की लाइनिंग को थिक करते हैं। ये हमारा होता है ओवेरियन हार्मोन्स। ठीक है, ये मेरे दो सेट ऑफ हार्मोन्स है। अब यहां पे एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज बेटा आपको याद रखनी है कि ये दोनों सेट ऑफ हार्मोन्स एक दूसरे के उल्टे हैं। देखिए क्या बोला मैंने, जब जब मेरा एफएसएच और एलएचओ हार्मोन ज्यादा होगा, तो मुझे क्लियरली पता है कि अगर बॉडी में वो हार्मोन ज्यादा है तो उस टाइम पे फॉलिकल्स डेवलप होने का मतलब होता है हमें नया फॉलिकल बनाना है और गैमीट को रिलीज कराना है। सो बेसिकली जब मैं कहती हूँ एफएसएच और एलएच ज्यादा है, तो इसका मतलब होता है कि हमें गैमीट को तैयार करना है, उसको रिलीज करना है। लेकिन उस टाइम पे ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन कम होते हैं, क्योंकि जब गैमीट डेवलप हो रहा है तब डेवलप होने के बाद ही बच्चे की डेवलपमेंट होगी, तो इसका काम होता है लाइनिंग को थिक करना। ठीक है, तो वो हार्मोन बेटा उल्टे होते हैं। दूसरी चीज, अब अगर मैं इसको ऐसे देखूं कि जब आपका ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, मान लो इसको ऐसे समझो कि जब हमारा ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ज्यादा होता है, यानी उस टाइम पे प्रेगनेंसी मेंटेन हो रही है, यूट्रस की लाइनिंग थिक है, यानी प्रेगनेंसी चल रही है, तो उस टाइम पे कोई भी नया फॉलिकल नहीं आएगा, कोई न्यू फॉलिकल डेवलप नहीं होगा, यानी बेटा उस टाइम पे एफएसएच और एलएचओ हार्मोन कम है। तो ये चीज यहाँ पे अच्छे से समझो कि ये दोनों सेट ऑफ हार्मोन्स एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं, एंटागोनिस्टिक टू ईच अदर। चलिए अब यहाँ पे पढ़ते हैं द फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, और अब ये 10 मिनट की कहानी है, सारी साइकिल यहाँ पे फिनिश हो जाएगी। द फर्स्ट फेजेस, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के डिफरेंट डिफरेंट फेजेस होते हैं। तो अब मान लीजिए पहली तारीख है, मान लो, या पहला दिन है, और इस दिन से मेंस्ट्रुअल साइकिल लड़की को स्टार्ट हुई, तो लड़कियों की बॉडी में क्या होगा? तो जैसे जब लड़की प्यूबर्टी की बॉडी में आती है तो उनकी बॉडी में ब्लीडिंग होती है, ब्लड कम्स आउट, तो दैट इज एक्चुअली द मेंस्ट्रुअल फेज व्हिच इज कमिंग। सो द फर्स्ट फेज, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहला फेज विच इज द मेंस्ट्रुअल फेज। ये हमारे फर्स्ट टू 5th डे के आसपास होता है, यानी यहीं से मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुई, तो पहले दिन से 5वें दिन तक, सो अप्रोक्सीमेटली, जरूरी नहीं है 5 ही दिन हो, 4 to 5 डेज, किसी किसी में 7 दिन भी होता है, तो 4 to 5 डेज की ये साइकिल होती है। मेंस्ट्रुअल फेज को हम ब्लीडिंग फेज भी कहते हैं। क्या कह रहे हैं इसको? ब्लीडिंग फेज कह रहे हैं। क्यों?
क्योंकि ब्लड इज कमिंग आउट फ्रॉम द वजाइना। सो व्हाई द ब्लीडिंग टेक्स प्लेस? ब्लीडिंग इसलिए हो रही है बेटा क्योंकि एंडोमेट्रियम लाइनिंग यहाँ पे ब्रेक हो चुकी है। सो दिस इज कमिंग आउट एज ब्लड फ्रॉम द वजाइना। एंडोमेट्रियम लाइनिंग यहाँ पे ब्रेक हो चुकी है। क्यों ब्रेक हो चुकी है? क्योंकि स्पर्म आया नहीं तो बच्चा तो बनेगा नहीं, तो लाइनिंग का कोई मतलब नहीं है, तो ये लाइनिंग ब्रेक होने लगती है। सो मेंस्ट्रुअल फेज में एक्चुअली इट इज द 4 to 5 डेज की साइकिल जहाँ पे एक्चुअली ब्लीडिंग फेज है। इस फेज में जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है वो ब्रेक हो रही है। यानी क्लियरली मुझे यहाँ पे ये पता है कि इस टाइम पे ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कम है। सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट कि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कम है। क्यों? क्योंकि ये ही लाइनिंग को मेंटेन कर रहे हैं। तो ये हार्मोन कम हो गया तभी वो लाइनिंग मेंटेन नहीं हो पा रही और वो लाइनिंग आपकी टूट रही है। इट इज कमिंग आउट एज ब्लड, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज ब्लीडिंग फेज। दूसरी चीज FSH एंड LH अब यहाँ पे स्लोली इंक्रीज करने लगेंगे। क्यों? क्योंकि ये वाला एग तो खराब हो गया, तो हमें एक नया एग तैयार करना पड़ेगा अगले महीने के लिए। ठीक है, सो यहाँ पे धीरे धीरे ये इंक्रीज होगा फॉर नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। भाई जो अगला गैमीट तैयार हो कि चलो भाई इस बार नहीं हो पाया, ठीक है एक और गैमीट बनाते हैं, तो यहाँ पे ये धीरे धीरे अब बढ़ने लगेगा। अब क्या क्या मेरा डिजेनरेट होता है? एंडोमेट्रियम लाइनिंग के साथ साथ सेकेंडरी oocyte, ठीक है, ये भी डिजेनरेट होने लगता है, लाइनिंग भी डिजेनरेट होने लगती है, तो ये सभी कुछ डिजेनरेट होने लगता है। अब द नेक्स्ट फेज इज द फॉलिकुलर फेज। अब इसके बाद क्या हो रहा है? मैंने आपसे क्या बोला कि धीरे धीरे FSH और LH हार्मोन बढ़ने लगा। सो यहाँ पे एक्चुअली क्या होगा कि अब FSH और LH हार्मोन बढ़ने लग गया है और इस टाइम पे बेटा क्या होगा, क्योंकि ये बढ़ रहा है, सो प्राइमरी फॉलिकल से बनेगा सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल से बनेगा टर्जरी फॉलिकल और टर्जरी फॉलिकल से फाइनली बनेगा ग्राफियन फॉलिकल। तो ये मेरा यहाँ पे ये कहानी चल रही है। इसको फॉलिकुलर फेज कहते हैं क्योंकि फॉलिकल्स डेवलप हो रहे हैं। Why it is known as a follicular phase? Because the follicles develop. दूसरी चीज, why it is known as a proliferative phase? अब क्यों उनको proliferative कहा जाता है? अब इसलिए नहीं क्योंकि डेवलप हो रहे हैं। एक्चुअली बेटा होता क्या है, ये जो डेवलपिंग इन डेवलपिंग फॉलिकल्स में हमने क्या पढ़ा था? क्या रिलीज होगा? ईस्ट्रोजन रिलीज होगा। यस और नो? ईस्ट्रोजन रिलीज होगा। सो धीरे धीरे ईस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ने लगेगा और जब ये ईस्ट्रोजन लाइनिंग बढ़ने लगता है हार्मोन, तो यहां पे बेटा लाइनिंग इंक्रीज होने लगती है सर्विक्स में, फैलोपियन ट्यूब में, यूट्रस में ये लाइनिंग बनने लग जाती है। तो यार गैमीट भी साथ साथ बना रहा है लेकिन लाइनिंग की प्रिपरेशन भी ये साथ साथ कर रहा है। तो कुल मिलाकर के हमें लाइनिंग को भी डेवलप करना है। सो देखिए बेटा, इसको प्रोलिफरेटिव फेज क्यों कहते हैं? क्योंकि इन डेवलपिंग फॉलिकल से ईस्ट्रोजन भी आ रहा है और ये ईस्ट्रोजन ऐसे सेल्स लाइनिंग को इंक्रीज करेगा। एक्चुअली सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं और इसीलिए इसको प्रोलिफरेटिव फेज कहा जाता है। तो क्वेश्चन आता है क्यों कहा जाता है? इसलिए नहीं क्योंकि फॉलिकल्स डेवलप हो रहे हैं, प्रोलिफरेटिव फेज क्योंकि ये चीज हो रही है। अब ये मेरा प्री ओव्यूलेटरी फेज भी है क्योंकि ओव्यूलेशन अभी तक हुई नहीं है और इसके बाद पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज आएगा। सो यहां पे मेरे पास नेक्स्ट फेज, सो इसको ऐसे लिखती हूं मैं, दिस इज माय फर्स्ट फेज एंड दिस इज माय सेकेंड फेज। Now this is my third phase, which is the ovulatory phase. अब देखेंगे ovulatory phase क्या है। So ovulatory phase में क्या हो गया? देखिए FSH और LH बढ़ रहा है। एक समय ऐसा आएगा जब FSH बहुत ज्यादा हो गया, पीक पे हो गया, LH भी बहुत ज्यादा हो गया,
पीक में हो गया, इस चीज को हम कहते हैं LH सर्ज। इसको LH सर्ज कहते हैं। और इसी की वजह से, LH की वजह से क्या होता है, जो ग्राफियन फॉलिकल होता है वो रप्चर हो जाएगा एंड रिलीज करेगा सेकेंडरी oocyte। तो इस प्रोसेस को कहते हैं ओव्यूलेशन। क्या बोला मैंने, एक समय बाद क्या होगा कि यहाँ पे जो LH है वो पीक लेवल पे आ गया और उस टाइम पे ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाएगा, सेकेंडरी oocyte निकल जाएगा और इसको बेटा ओव्यूलेशन कहेंगे। अब ये कौन से दिन थे, तो ये 5th डे में हो रहा था, तो ये कहाँ पे होगा, ये 6th to 13th डे होता है। फिर ये ओव्यूलेटरी फेज 14th डे पे होती है, ठीक है, विच इज एक्चुअली द मिड ऑफ द साइकिल, या अगर मैं इसको अप्रोक्सीमेटली डेज मानूं तो ये 10 to 17th 10th से 17th डे के बीच में ये दिन कभी भी हो सकता है, ठीक है। और ये मेरा सबसे ज्यादा फर्टाइल पीरियड होता है, दिस इज हाईली फर्टाइल पीरियड, क्योंकि इस टाइम पे गैमीट रेडी है, तो अगर स्पर्म आया तो फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। चलिए, नाउ द नेक्स्ट फेज इज द ल्यूटियल फेज और सिक्रीटरी फेज और पोस्ट ओव्यूलेटरी। पोस्ट ओव्यूलेटरी क्यों, क्योंकि ओव्यूलेशन के बाद हो रही है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ओव्यूलेशन मेरा हो गया तो ग्राफियन फॉलिकल में से सेकेंडरी oocyte ऑलरेडी रिलीज हो चुका है। मैं यहाँ पे ऑलरेडी लिख रही हूँ क्योंकि इस स्टेज में नहीं हो रहा, वो इसके पहले ही हो गया, ऑलरेडी रिलीज हो चुका है। सो ये ग्राफियन फॉलिकल मेरे पास क्या बन गया, अब ये बन गया कॉर्पस ल्यूटियम, यस और नो, ये क्या बन गया, कॉर्पस ल्यूटियम। अब इस कॉर्पस ल्यूटियम में से रिलीज होगा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। सो यहाँ पे अब ये हार्मोन रिलीज होने लगता है। सो इस फेज में क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन इज इंक्रीज, ईस्ट्रोजन इज इंक्रीज। सो यहाँ पे क्या होगा, जो यूट्रस की एंडोमेट्रियम लाइनिंग है वो थिक होती रहेगी। इस टाइम पे धीरे धीरे बाद में FSH कम है बिल्कुल, LH भी बाद में बिल्कुल कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इस टाइम पे कोई भी कोई नए फॉलिकल की जरूरत नहीं है, नो नीड ऑफ न्यू फॉलिकल, किसी भी न्यू फॉलिकल की मुझे यहाँ पे जरूरत नहीं है। और इसको हम कहते हैं ल्यूटियल और सिक्रीटरी फेज। सो व्हाई ल्यूटियल फेज, क्योंकि यहाँ पे आपका कॉर्पस ल्यूटियम बन रहा है। व्हाई सिक्रीटरी फेज, इसलिए बेटा क्योंकि यहाँ पे यूट्रस की जो लाइनिंग है ये रिलीज करने लगते हैं अब ऐसी सिक्रीशंस जो कि फर्दर इंक्रीज करेगा और लाइनिंग को। सो ये यूट्रस में से भी एस्ट्रोजन आने लगता है, तो इसकी वजह से यूट्रस की लाइनिंग और इंक्रीज होने लगती है, इसीलिए इसको सिक्रीटरी फेज कहते हैं। सिक्रीटरी फेज इसलिए नहीं कहते क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन आ रहा है, सिक्रीटिंग फेज कुल मिला करके कि लाइनिंग से अब कुछ ना कुछ सिक्रीशन हो रही है जो फर्दर लाइनिंग को और इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे ये कहानी हुई। अब हमने क्या पढ़ा है कि जब तक अब फर्टिलाइजेशन हो गई मान लो 7 दिन तक, तो कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रहेगा, प्लासेंटा से SCG आएगा और 9 महीने तक कहानी चलती रहेगी। लेकिन अगर 9 दिन तक कॉर्पस ल्यूटियम वेट करेगा, 9 दिन बाद क्या होगा, अब अगेन यहां पे मैं लिखूंगी, सो आफ्टर 9 डेज के आसपास SCG तो नहीं आ रहा है ना, तो कॉर्पस ल्यूटियम ब्रेक हो जाता है। सो यहाँ पे बेटा क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन कम हो जाएगा और इस टाइम पे जो लाइनिंग है वो ब्रेक होने लग जाएगी। और ये लाइनिंग ब्रेक हो रही है और इसका मतलब अब फिर से FSH LH बढ़ने लगेगा और न्यू फॉलिकल्स डेवलप होने लगेगा। सो दिस इज अगेन द मेंस्ट्रुअल फेज। तो फिर से यहाँ पे आ गया द मेंस्ट्रुअल फेज। सो हमने क्या देखा, फ्रॉम दिस मेंस्ट्रुअल फेज टू अगेन अ मेंस्ट्रुअल फेज, इस पूरे बीच के फेज को कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। और ये कितने दिन की होती है कहानी, दिस इज
15th to 28th डे। तो इसके बाद फिर से वो वाला आ गया 1st to 5th डे। क्लियर? चलिए, ये मेरी मेंस्ट्रुअल साइकिल यहाँ पे खत्म हुई। अब यहाँ पे डायग्राम में देखेंगे बेटा, ये यहाँ से 29 फिर दोबारा से पहला दिन स्टार्ट हो गया। अब ये एक साइकिल स्टार्टिंग में ये देखिए 5 दिन तक मेंस्ट्रुएशन फेज यानी ब्लीडिंग फेज। सो ये अगर आप देख रहे हैं ये लाइनिंग ब्रेक हो रही है, ये लाइनिंग है, तो ये लाइनिंग टूट रही है, इसमें से ब्लड आ रहा है। धीरे धीरे देखो ये लाइनिंग बढ़ रही है। अब फिर 6th डे से लेकर के 13th डे तक तो लाइनिंग थोड़ी सी बनी लेकिन फॉलिकल्स डेवलप हो रहे हैं। 14th डे पे LH का सबसे ज्यादा लेवल है। इस टाइम पे बेटा प्रोजेस्टेरोन कम है, तो यहाँ से ये फॉलिकल ग्राफेन से निकल गया, ओव्यूलेशन हो गई। चलिए, उसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम बन गया। अब इस टाइम पे ये दोनों हार्मोन कम हो गए, FSH LH, लेकिन बेटा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन एकदम मेरा ज्यादा, क्योंकि इसमें से आते जा रहा है। और ये देखो लाइनिंग को फिर से बढ़ा रहा है, लेकिन फिर अगर एक टाइम बाद ये कॉर्पस ल्यूटियम खत्म हो जाएगा क्योंकि HCG नहीं आएगा, तो प्रोजेस्टेरोन फिर से कम हो जाएगा और फिर से बेटा FSH और LH देखो बढ़ने लग जाएगा। तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है। ये डायग्राम भी बहुत सुंदर है, इसी में आपको सारी चीजें पता लगती है। सो आई होप आपको ये सभी टॉपिक अच्छे से समझ में आया। अब नेक्स्ट क्लास में हम आगे पढ़ेंगे कि फर्टिलाइजेशन कैसे होती है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो बाय बाय एंड थैंक यू।